प्रिपरेशन किस तरीके से होती है उसको ब्रीफ करूंगा पूरा। और सबसे पहले अभ्युदय योजना, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना जो शुरू हुई है उसके बारे में दो शब्द बता देते हैं। इस योजना का उद्देश्य जो समाज के गरीब बच्चे हैं और प्रतिभावान बच्चे हैं जिनके अंदर टैलेंट तो बहुत है लेकिन मनी क्राइसिस की वजह से वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये योजना शुरू की है। और इसका उद्देश्य है कि दबी छुपी ग्रामीण इलाकों की प्रतिभा या गरीब प्रतिभा को बाहर निकालना और इंटेलिजेंट लोगों का सामने आना। जब बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट लोग सामने आएंगे, सेलेक्टेड ऑफिसर्स बनेंगे, तो जब आप किसी चीज का स्किल ले लेते हैं और तब आप आगे बढ़ते हैं तो जो काम आप करते हैं वहां पर अपने आप प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये योजना इसलिए चलाई जा रही है और आप सब इसका लाभ उठाएं सारे बच्चे और जमकर मेहनत करें। जो पैसे की प्रॉब्लम थी अब वो आड़े नहीं आएगी। बहुत अच्छी फैकल्टी, टॉप क्लास फैकल्टी, फैकल्टी प्लस ऑफिसर्स यानी गवर्नमेंट ऑफिसर्स मिलकर आपको पढ़ाएंगे। आज भी आपके दो सेशन होंगे, पहला सेशन मैं ले रहा हूं और नेक्स्ट सेशन एक क्लास 1 अफसर यहां पर आएगा और जो नेक्स्ट सेशन आप कर लेगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। मैं आपको आज ये बताऊंगा, एक कैरियर काउंसलिंग करूंगा आपकी कि आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन कैसे करनी है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यहां पर जो बच्चे बैठे हैं वो यूपीएससी और यूपीपीएससी के लिए बैठे हुए हैं। कितने बच्चे ऐसे हैं जो यूपीएससी के लिए वो हाथ खड़ा कर दें? ठीक, कितने ऐसे बच्चे हैं जो यूपीपीएससी के लिए हाथ खड़ा करते हैं? वेरी गुड। इसके अलावा तो यहाँ पर कोई और नहीं बैठा हुआ इस क्लास में। वेरी गुड। अच्छा, अब यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो प्रोग्राम है आपका वो किस तरीके से होता है, मैं सबसे पहले आपको जो हमारे पास प्री का शेड्यूल आया है उसको पूरा ब्रीफ करूंगा। सबसे पहले प्रीलिम्स एग्जाम होता है। जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है इसमें दो पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है जीएस का, जनरल स्टडी, और ये 200 मार्क्स का पेपर होता है और इसमें जो है 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें जो माइनस मार्किंग है वो +3 -1 की मार्किंग होती है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो मान लीजिए आपको 3 नंबर मिलता है और अगर आप एक क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो आपके 3 नंबर कट जाते हैं, सॉरी 1 नंबर कट जाता है, यानी +3 -1 की मार्किंग होती है। यानी 3 क्वेश्चन आप जो है गलत करें और एक सही करें आपको 0 नंबर मिलेगा। ठीक है, ये माइनस मार्किंग के साथ आपका पहला पेपर होता है जीएस, जनरल स्टडी। अब जीएस में क्या क्या आता है उसको आप समझिए। जनरल स्टडी में सबसे पहले हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, स्टिल जीके, करंट जीके, एनिमल हस्बेंड्री, क्लाइमेट एंड कंट्रोल, सॉइल और जनरल साइंस का पेपर होता है। जनरल साइंस में केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी, बायोलॉजी में जॉलजी एंड बॉटनी दोनों के पेपर, मतलब दोनों चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं, यानी ये सब कुछ पूछा जाता है यहाँ पर। ठीक है, अब जीएस के जो पार्ट है कहां से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये जो है आपको जब हम एक एक करके टॉपिक बताएंगे तो आपको बताएंगे। सबसे पहले इसमें क्या क्या आता है उसको मैं थोड़ा थोड़ा एक एक टॉपिक को बताता चलता हूं। ठीक है, आप लोग नोट भी करते चले। सबसे पहले एक हेडिंग डाल लें जीएस, जनरल स्टडी, और उसके टॉपिक्स को नोट करें। ठीक है, और अगर कोई छूट जाए तो आप बता सकते हैं। नंबर 1 जीएस में लिखिए, नंबर 1 हिस्ट्री, हिस्ट्री। नंबर 2 ज्योग्राफी। नंबर 3 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, स्टिल जीके, स्टिल जीके, करंट जीके, एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री, क्लाइमेट एंड कंट्रोल, क्लाइमेट एंड कंट्रोल, एंड जनरल साइंस, जनरल साइंस।
कितने टॉपिक हो गए? फिर से सुनिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमी, करंट अफेयर, हिस्ट्री जीके, करंट जीके, एनिमल हस्बेंड्री, क्लाइमेट एंड कंट्रोल, सॉइल छूट गया, नोट करिए, सॉइल एंड जनरल साइंस। ठीक है, ये टॉपिक्स आपसे पूछे जाएंगे। मैं एक एक को थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा कि किस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस ऑर्डर में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सबसे पहले हिस्ट्री के 3 पार्ट हैं। पहला है एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। आपको यहाँ पर तीनों पार्ट यूपीएससी में पूछे जाते हैं और यूपीपीएससी में भी पूछे जाते हैं। तो जो हिस्ट्री है उसमें एंशिएंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है और मिडिवल हिस्ट्री थोड़ी 19-20 कम आती है। इंपॉर्टेंट तीनों ही पार्ट है। ऐसा नहीं है कि हर बार ऐसा होगा, कभी कभी कोई चीज दूसरी भी बदल सकती है। जैसे मान लीजिए कोई पेपर सेटर ऐसा है जिसको मिडिवल हिस्ट्री पर ज्यादा अच्छी कमांड है, तो हो सकता है वहां पर वो चीज ज्यादा पूछ ली जाए। ठीक है, तो आपको तीनों पर अपना कमांड करना है। सबसे पहले मैं बता देता हूं, एंशिएंट हिस्ट्री में आपका पहला इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक कल्चर से लेकर के और आगे तक आपका पूरा एंशिएंट हिस्ट्री पूछी जाएगी। ठीक है, मिडिवल हिस्ट्री पूरी पूछी जाएगी और मॉडर्न हिस्ट्री पूरी पूछी जाएगी। यानी आपको हिस्ट्री में कमांड अच्छा होना चाहिए। हिस्ट्री दूसरी चीजों से भी आपको आ जाती है। जैसे मान लीजिए अगर आप कोई भी ऑटोबायोग्राफी हम आपको यहाँ पर प्रोजेक्टर पर दिखाएंगे तो वो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए अकबर है तो अकबर का अगर हम पूरा डिटेल यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर पर एज ए पिक्चराइजेशन के थ्रू दिखा देंगे तो आपको पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, तो आसान सब्जेक्ट है लेकिन बड़ा है, बहुत बड़ा है, इसलिए टाइम टेकिंग है, समय बहुत ज्यादा लगता है हिस्ट्री को पढ़ने में। ठीक है, और समय तो आपको देना पड़ेगा क्योंकि पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं होता। ठीक है, तो वो आपको पूरा टाइम देना पड़ेगा। नेक्स्ट, हिस्ट्री के बाद सेकंड है ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और यहाँ पर जो है आपका लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और जो दूसरे और टॉपिक्स हैं, यहाँ पर बहुत सारी चीजें और पूछी जाती हैं। यहाँ पर ह्यूमन से रिलेटेड चीजें भी पूछी जाती हैं, आपका पॉपुलेशन से भी रिलेटेड चीजें पूछी जाती हैं। तो ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ज्योग्राफी वैसे भी इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी आप कहीं भी जाते हैं तो आपको वहां का भौगोलिक सिस्टम आपको पूरा पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर सन फैमिली, सूर्य और उसके जो फैमिली है वहां से क्वेश्चंस आते हैं। तो सन एंड सन फैमिली में सन, उसके बाद जो उसके लाइन से सारे प्लैनेट्स हैं, जैसे मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, ठीक है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है और इस तरीके से जो आगे हैं, प्लूटो को हटा दिया गया है। तो ये सारे इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन सन एंड सन फैमिली से, प्लस किसके पास कितने सैटेलाइट हैं, किस पर कौन सा कंटेंट्स है, यानी कहां पर जो है हाइड्रोजन ज्यादा है, कहां पर कोई दूसरी गैसेस ज्यादा है, ये सब आपको बहुत डिटेल में पढ़ना होता है। हाइड्रोस्फीयर से क्वेश्चन आएंगे, लिथोस्फीयर से क्वेश्चन आएंगे और बहुत सारी चीजें और हैं जहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। प्लस वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पूरी पूछी जाती है, वहां से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सारा आपसे पूछा जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। हिस्ट्री ज्योग्राफी बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आप अच्छे से समझ सकते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक बड़ा विषय है, इसमें पूरा 1 to जितने भी अभी तक आर्टिकल्स हैं वो सारे आर्टिकल्स से क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं। यानी कि आर्टिकल 1 to 4 जैसे आपको पता होगा, अगर किसी ने थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर रखी है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल 5 to 11 वहां पर आपका नेशनलिटी दी गई है, सिटीजनशिप दी गई है। ठीक है, देन उसके बाद 12 to 36 आपका क्या दिया गया है, 35 तक आपका 12 to 35 फंडामेंटल राइट्स दिए हैं। तो आपका यहाँ पर 36 से लेके 51 तक आपका क्या दिया गया है, नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, डायरेक्टरी प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। 51A में क्या दिया गया है, फंडामेंटल ड्यूटी दी गई है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज आपकी क्या है, यानी देश के प्रति आपकी क्या ड्यूटीज हैं, ये है फंडामेंटल ड्यूटी। अगर आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार फंडामेंटल आपको चीजें दे रही है, जैसे मान लीजिए आपके मौलिक कर्तव्य हैं,
जिनको वो डिस्टर्ब नहीं करती, आपको इतने चीजें दे रही है, तो आपकी भी तो कुछ ड्यूटी बनती है देश के प्रति। तो जो आपकी ड्यूटीज है उसको फंडामेंटल ड्यूटी में रखा गया है कि आप देश के लिए क्या सोचें, क्या करें, कैसे करें, देश को अपना समझें। वो भी मैं पूरा जब पढ़ाऊंगा तब पूरा ब्रीफ करूंगा। तो ये सारी चीजें आपकी दी गई, फंडामेंटल ड्यूटी दी गई, ठीक है। इसी तरीके से आपका उसके आगे बढ़ते चले जाएंगे तो 63 से लेकर के 51 से लेकर के 52 से लेकर के 62 तक इंडियन प्रेसिडेंट दिया गया, यानी भारत का राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति के पावर्स दिए गए। तो ऐसे ही आपका पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसे हम आपको टिप पर बताते चले जा रहे हैं, आप भी आज से जब पढ़ेंगे तो आपको ये चीजें पूरी तैयार हो जाएंगी और आप उसको कर सकेंगे। तो ये पूरा जो है सिस्टम, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, इसके बाद क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन इनके इंटरनल क्वेश्चंस, जैसे मान लीजिए लोकसभा से, राज्यसभा से, राज्य विधानसभा से, राज्य विधान परिषद से, जुडिशरी से, ठीक है। इसके बाद जितने भी हमारे जो बॉडीज दूसरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बना रखी हैं उनसे, जैसे संघ लोक सेवा आयोग है, ठीक है, आप जानते होंगे, उसी की प्रिपरेशन हो रही, यूपीएससी बोलते हैं। देन उसके बाद आपका निर्वाचन आयोग है, या जो दूसरी चीजें हैं उन सब के जो है वहां से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और इसके बाद क्या हुआ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बाद क्या दिया गया है मैम, इकोनॉमी इस समय का शायद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस समय सबसे ज्यादा क्वेश्चन इकोनॉमी से पूछे जाते हैं। और आप लोगों ने एक चीज गौर की होगी, जब इकोनॉमी से क्वेश्चन आते हैं तो आप शायद समझ भी नहीं पाते हैं कि ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम व्यक्तियों को यहीं पर है। जैसे आप हिस्ट्री में आप क्वेश्चन आया, आप कर पाए या ना कर पाए, कम से कम समझ में आता है कि क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। ज्योग्राफी से क्वेश्चन आता है, आप पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है, आप कर पाए या ना कर पाए, समझ में आता है। लेकिन इकोनॉमी से जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो ज्यादातर लोगों को ये प्रॉब्लम होती है इकोनॉमिक्स से जब कोई चीज आती है कि वो यही नहीं समझ पा रहे कि पूछ क्या रहा है। और सबसे ज्यादा इस समय जो पार्ट है वो वहां पर है। तो इकोनॉमी में आपको जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बहुत सिंपल तरीके से अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे धीरे धीरे तो आपको समझ में आना जाएगा। जैसे मैं एक कंसेप्ट इकोनॉमी में आपको बताता हूं, हर किसी के पास रुपया जो भारत सरकार चलाती है वो होगा, ठीक है। तो आपको याद होगा माननीय मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो है एक बार जो है नोटबंदी की थी, डीमोनेटाइजेशन किया था। तो डीमोनेटाइजेशन में शाम को 8 बजे माननीय मोदी जी आए और उन्होंने कहा कि कल से 1000 और 500 के लोग जो नोट हैं वो लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, ठीक है। देन उसके बाद एक टाइम सीमा दी गई जिसमें आप उनको इंटरचेंज कर सकते थे, ठीक है। अब अगर आपको आज की डेट में कोई 500 का पुराना नोट देता है तो क्या आप उसको लेंगे, क्या आप उसको एक्सचेंज करेंगे, क्या उसके बदले में आप कोई चीज देंगे? नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि वो वैल्यू खत्म हो चुकी है, उसकी वैल्यू खत्म हो चुकी है। उसकी वैल्यू सिर्फ उतनी ही है जो घर से हम पेपर्स की रद्दी जो घर से निकलती है हमारी पुरानी, और उसको जब हम कबाड़ी वाले को बेचते हैं तो वो मान लीजिए 5 रुपए 10 रुपए किलो का भाव देता है, उसी भाव वो नोट बिक सकता है। समझने की इस बात को हम इससे क्या समझाना चाहते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि नोट इस भाव बिकेगा, हम ये कह रहे हैं कि अगर वो नोट किसी के पास पुराना पड़ा है तो आज वो रद्दी हो चुका है, यानी वो बिल्कुल वैल्यूलेस है, उसकी वैल्यू उतनी है जितनी एक पुराने कागज की वैल्यू होती है। तो जो अगर नोट है, कोई करेंसी है कोई, और वो चल रही है तो वो किसके विश्वास पर चल रही है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के विश्वास पर चल रही है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये विश्वास कौन लेता है? उसका ये विश्वास आरबीआई लेती है। इसीलिए उस पर आरबीआई लिखती है कि मैं धारक को x रुपए अदा करने का वचन देता हूं, यानी कि जितने का नोट होगा उतनी उस पर डिटेल लिखी होगी कि ये 500 है, 2000 है, 200 है या 100 है। तो ये किसका कमिटमेंट चल रहा है? ये आरबीआई का कमिटमेंट चल रहा है कि अगर आपको कोई हमारे द्वारा जारी किया गया कागज का ये टुकड़ा दे रहा है तो आप उसको उतने वैल्यू के बराबर सामान दे दीजिए, हम आपको उतना वैल्यू देंगे, हम आपको उतनी वैल्यू को देकर अदा करेंगे। और वो कौन सी वैल्यू देंगे? व्हाट इज द रियल वैल्यू? गोल्ड इज द रियल वैल्यू। गोल्ड जो है वो रियल वैल्यू होती है। गोल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरी दुनिया में एक दाम पर है, मतलब सेम है। जैसे कुछ लोग कहते हैं नहीं समझ सकते इसलिए कि वहां सोना सस्ता है, यहाँ सोना महंगा है, तो मैं सिर्फ यहाँ पर इतना बता देता हूं कि ना कहीं सस्ता है ना कहीं महंगा है, उसमें प्रीमियम और डिस्काउंट हो सकता है कि किसी देश में, जैसे हमारे देश में गोल्ड की फिजिकल बाइंग ज्यादा है, हमारे देश में गोल्ड की फिजिकल बाइंग ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पर गोल्ड थोड़ा प्रीमियम पर रहता है।
जिन देशों में फिजिकल बाइंग नहीं है वहां पर गोल्ड थोड़ा डिस्काउंट पर रहता है, बाकी उसकी वैल्यू जो है इंटरनेशनल वैल्यू वो लगभग हर देश में 19-20 करके बराबर ही है। तो वो चूंकि रियल वैल्यू है, वो कौन सी वैल्यू है? रियल वैल्यू। इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। इसी तरीके के बहुत सारे और कंसेप्ट्स हैं जो हम आपके साथ पॉइंट टू पॉइंट, टॉपिक बाय टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो इकोनॉमी में बहुत सारी इस तरह की चीजें पूछी जाती हैं, बहुत इंटरनल माइक्रो मैक्रो पे भी नहीं आएंगे, क्योंकि वो जब मैं क्लास पढ़ाऊंगा या हमारे यहाँ से कोई भी फैकल्टी पढ़ाएगी तो वो आपको वहां पर बताएगी इस चीजों को, ठीक है। देन उसके बाद कौन सा टॉपिक है मैम? स्टील जी। स्टील जी क्या आप समझ सकते हैं? ऐसी हर इंपॉर्टेंट चीज, ऐसी हर घटना जो दुनिया में घटित हो चुकी हो और इंपॉर्टेंट हो, लाइक कोई एक घटना ले लीजिए। हाँ, जलियांवाला बाग मैम ने कहा बहुत अच्छी बात। अभ्युदय योजना का शुभारंभ कब हुआ? क्वेश्चन बन गया सर, कब हुआ? 15 तारीख को योगी आदित्यनाथ जी ने इसका उद्घाटन लखनऊ से ऑनलाइन किया, ठीक है। कहां पर किया? देखिए 5W इंक्वायरी। आप किसी भी टॉपिक पर कितनी इंक्वायरी करेंगे? 5W, व्हाट, व्हेन, हुम, व्हिच, व्हाई। समझ गए? कब हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, किस लिए किया, कैसे किया, किसके लिए किया। अगर आप किसी चीज पर 5W इंक्वायरी कर लेते हैं तो आप इसको समझिए, उसके बाहर से क्वेश्चंस नहीं आते, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपका स्टील जी के जो कुछ घटित हो चुका है और जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है, जो यूपीएससी को इंपॉर्टेंट लगता है, जो यूपीपीएससी को इंपॉर्टेंट लगता है, उस समय पे उस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते रहते हैं, ठीक है। पूछा जा सकता है कि डिमोनेटाइजेशन कब हुआ, किसने किया, किस सरकार की योजना थी, क्यों किया गया, इसके पीछे उद्देश्य क्या था। तो कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, समझ लें। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो स्टील जी के यही सब होती है, जो स्टील है, जो घट गया स्टील है, वो आपसे पूछा जाएगा। देन मैम उसके बाद कौन सा टॉपिक है? करंट जीके। तो करंट जीके में क्या पूछा जाता है उसको समझिए। करंट जीके में जो चल रहा है, जो घटित हो रहा है, यानी विद इन 6 मंथ जो चीजें हो रही हैं वो सारी आपसे पूछी जाएगी। तो ये करंट और स्टील जीके का एक बड़ा पार्ट है जो यूपीएससी में आता है। ये इस बात को भी बताता है कि आप पढ़ाई के अलावा कितनी दूसरी नॉलेज रखते हैं, यानी कौन कौन सी ऐसी नॉलेज है जो आप पूरे वर्ल्ड के बारे में समझते हैं, जानते हैं, आपकी नॉलेज कितनी है। क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ जानने की कोशिश करता है, वो जो हर चीज जानता है, वो इंटेलिजेंट होता है। और गवर्नमेंट को किस तरह का व्यक्ति चाहिए प्रशासन चलाने के लिए? एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति चाहिए, एक स्मार्ट व्यक्ति चाहिए, एक एक्टिव व्यक्ति चाहिए, एक इंटेलिजेंट व्यक्ति चाहिए, ठीक है। ये ऑनलाइन चल रहा सर, आप लोग अभी उधर ही रहें, इसको वहीं पर ओपन करें और यहां पर लगा दें। सेशन लाइव हो रहा है, यहीं पे ओपन करके ले आइए, यहां पर लगा दीजिए, ठीक है। सॉरी डिस्टर्ब के लिए सॉरी। आगे कंटिन्यू करेंगे। किसी को यहां तक कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकता है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम? यस, क्वेश्चन इसी से रिलेटेड होना चाहिए। नोट में तो लिखा होता है, मैं धारक को 500 रुपए या फिर 2000 रुपीज का नोट आधार कर देगा, वचन देता हूँ। अगर फिर प्रधान कभी बोलते हैं, प्रधानमंत्री क्यों बोलेंगे? प्रधान नहीं, तो लैंग्वेज प्रधान, तो पूरी लैंग्वेज बदल जाएगी, तो पूरी लैंग्वेज बदल जाएगी बेटा। इस तरह के जो है स्टूपिड क्वेश्चंस क्लास में ना पूछें, ठीक है। क्योंकि अगर इस तरीके के स्टूपिड क्वेश्चंस आप क्लास में पूछेंगे तो क्लास का समय किल होगा, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा पूछें जो वास्तव में लॉजिकली हो, जिसका जवाब देने में अच्छा लगे और जो आपके मतलब का, ठीक है। क्योंकि एक बड़ी स्ट्रेंथ क्लास में बैठी हुई है, तो इस तरह के क्वेश्चन मत पूछें कि प्रदान करें या दे दें या गिफ्ट कर दें या ऐसा लिखा हो वैसा लिखा हो, ठीक है। चलिए, सेशन लाइव हो रहा है, इसको पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है, तो आप अपनी गरिमा को भी ध्यान रखें, ठीक है। हाँ पूछे सर। आर्ट एंड कल्चर है जी, वो रिसेंट का पार्ट रहेगा या सर मैं आपको यहाँ पे एक चीज और क्लियर कर दूं, मैं सब कुछ एक ही फैकल्टी नहीं पढ़ाएगी, और आपके यूपीएससी में कई फैकल्टीज होंगी और अलग अलग लोग आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे। तो जो आप क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं, चूंकि वो मेरे टॉपिक का नहीं है, तो उसको मैं बहुत डिटेल में ब्रीफ नहीं कर सकता। मैं एक कॉमन जो है नॉलेज जो है वो आपके साथ ब्रीफ कर रहा हूँ।
और मैं जिस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हूं मैं उस सब्जेक्ट को आपके साथ जो है इंटरनली शेयर करूंगा, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। जब आपकी क्लासेस शुरू हुई हैं तो आपको हर पॉइंट को बहुत अच्छे से बताया जाएगा। आपके पढ़ाई का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि डाउट्स नहीं रहने चाहिए। दुनिया में इतनी सारी किताबें मौजूद हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं और हर कोई पढ़ सकता है, लेकिन कोई भी सेशन आप इसलिए देते हैं, किसी टीचर से इसलिए पढ़ने जाते हैं क्योंकि वो टीचर उस टॉपिक का एक्सपर्ट होता है। तो जो आपके मन में किसी तरह की कोई समस्या है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो वो बहुत इजीली तौर पर उसको बता देता है। ठीक है, तो ये है बेसिक चीज। तो आपको जो भी सब्जेक्ट एक्सपर्ट होंगे वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब देंगे। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। और एक व्यक्ति हर चीज का एक्सपर्ट नहीं हो सकता। जैसे एक एग्जांपल मैं शेयर कर देता हूं टॉपिक के बीच में। जैसे बच्चे कभी कभी ये पूछते हैं कि आपने जो है आप आईएएस के लिए पढ़ाते हैं तो खुद क्यों नहीं आईएएस बन गए, आप यूपीएससी के लिए पढ़ाते हैं, यूपीपीएससी के लिए कराते हैं, आपने क्यों नहीं कर लिया। तो मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहूंगा कि स्टूडेंट ऑलवेज टीचर से बहुत ज्यादा स्मार्ट होता है। ठीक है, मेरी बात समझिए। टीचर एक टॉपिक का एक्सपर्ट हो सकता है, टीचर एक टॉपिक का एक्सपर्ट हो सकता है, वो हिस्ट्री का हो सकता है, वो ज्योग्राफी का हो सकता है, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हो सकता है, वो इंडियन इकोनॉमी का हो सकता है, वो सोशियोलॉजी का हो सकता है, वो आपका जो है सीसेट में कोई दूसरा सब्जेक्ट हो गया, मैथ्स का हो सकता है, रीजनिंग का हो सकता है, या 1 2 3 4 सब्जेक्ट का हो सकता है। वो हर चीज का एक्सपर्ट नहीं है। अगर वो हर चीज का एक्सपर्ट होता तो वो भी आईएएस होता। तो जब आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपको हर चीज का एक्सपर्ट बनना होगा। ठीक है, जब आप हर चीज में एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आपका यूपीएससी, यूपीपीएससी या जो भी एग्जाम आप देंगे वो निकलेगा और तब आप वहां पर पहुंचेंगे, किसी भी अखिल भारतीय सेवा को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो जैसे मैं आपके सामने आज प्रेजेंट हुआ हूं तो मैं किसी सब्जेक्ट का एक्सपर्ट हूं, उस सब्जेक्ट को आपको पढ़ाऊंगा। हर सब्जेक्ट का मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, क्योंकि अगर मैं हर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट होता तो यहां पर ना होता और कहीं और होता। ठीक है, तो टीचर जो है पदवी बड़ी दी गई है। ठीक है, टीचर टीच करता है हर चीज को और सही मार्गदर्शन देता है और वो वे बताता है जिस वे से आप सेलेक्ट हो सकते हैं, इजिली हो सकते हैं। कोई भी रास्ता आपको अगर अननोन किसी शहर में जाते हैं और आपको एक्स प्लेस से वाई प्लेस जाना हो तो आपको नहीं मालूम है कैसे जाना है। हो सकता है आप एक डिस्प्लेसमेंट चेंज कर लें और हो सकता है डिस्प्लेसमेंट चेंज ना करके आप डिस्टेंस चेंज करें। लाइक एक एग्जांपल देते हैं, एक प्लेस एक्स है और एक प्लेस वाई है। एक्स से वाई जाना है तो ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब हम एक्स से वाई जाएं, फिर वाई से कहीं और जाएं, फिर यहां से कहीं और जाएं, फिर यहां से कहीं और आ जाएं, फिर यहां से यहां पहुंचे, तो ये डिस्टेंस हो गई। तो टीचर क्या करता है इसको समझिए। टीचर आपको डिस्प्लेसमेंट चेंज कराता है, डिस्टेंस नहीं कराता है। जब आप पर्सनल प्रिपरेशन करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, बिना किसी के गाइडलाइन में करते हैं, तो हो सकता है 99% आप डिस्टेंस चेंज करें, डिस्प्लेसमेंट चेंज करें, लेकिन हो सकता है कहीं भटक जाएं और आप डिस्टेंस चेंज करने लगे डिस्प्लेसमेंट की जगह। ये एक बेसिक अंतर है और कोई अंतर नहीं है। टीचर सिर्फ इसलिए है, बाकी सब कुछ मौजूद है और आप आराम से पढ़ सकते हैं। कोई भी चीज करना मतलब इम्पॉसिबल नहीं है। एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर ह्यूमन बीइंग। इंसान ही सब कुछ कर रहा है इस अर्थ पर, कोई दूसरा एलियंस करने नहीं आता। तो अगर आपने सपना देखा है खुली आंखों से, हमारा कोचिंग का स्लोगन ही यही है कि हम साकार करते हैं वो सभी सपने जो खुली आंखों से देखे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप खुली आंखों से कोई सपना देख रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए वो पूरा होगा, लेकिन एफर्ट भी उसी के बराबर करनी है। ठीक है, अभी हम इस पॉइंट पर, इस काउंसलिंग पर थोड़ा देर में आएंगे। पहले हम अपने टॉपिक को पूरा कर दें प्रीलिम्स के, मैं उसके बाद क्या है एनिमल हस्बेंड्री आप लोग समझ सकते हैं। एनिमल हस्बेंड्री जो है उसमें आपका जो है पशुपालन विभाग से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं, पशुपालन से एनिमल हस्बेंड्री से वो पूछे जाते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक होता है और वो जो है आपको कोई एक MBSc किया हुआ डॉक्टर जो वेटनरी साइंस में जिसने किया हो और वो आपको उस तरह के क्लासेस देगा, वो उसको बहुत डिटेल में आपको ब्रीफ करेगा। मैं एनिमल हस्बेंड्री के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानता, इसके लिए आपको बहुत डिटेल में नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है मैम? क्लाइमेट एंड कंट्रोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इस समय दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा समस्या बनी हुई है।
जैसे आप देखिए ग्लोबल वार्मिंग चल रही है, बहुत सारे दुनिया में सेमिनार्स हो रहे हैं जो क्लाइमेट एंड कंट्रोल के लिए हैं और क्लाइमेट कंट्रोल करते हैं, कराने के लिए बहुत सारे राय दे रहे हैं। जैसे अभी आपने देखा कि अभी एक पेंडेमिक आया हमारे बीच में जिसको कोरोना कहा गया, इतना बड़ा डिजास्टर था, ठीक है, इसको डिजास्टर ही बोलेंगे, हमारे हिसाब से गलत नहीं होगा। तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी जो पूरे वर्ल्ड में फैल गई, तो आखिर वो एक वायरस कैसे जनरेट हुआ, कैसे ह्यूमन बीइंग में आया, क्या हुआ, उस पर पूरी चीजें होंगी। अभी 4-5 दिन पहले हमारे यहाँ पर एक चमोली में घटना हो गई और एक बड़ा सा ग्लेशियर फटा और उसका पानी जो है एकदम से उतर गया। ये भी एक छोटा सा डिजास्टर था, आप कह सकते हैं, जो एक पर्टिकुलर प्लेस के लिए था, प्रॉब्लम हो सकती। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, समुद्र का जल स्तर क्यों बढ़ रहा है, क्लाइमेट गंदा क्यों हो रहा है, ठीक है, अचानक जो है ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है, हमारे यहाँ CO2 की मात्रा क्यों बढ़ रही है, जो एटमॉस्फेयर में जितनी थी, ऑक्सीजन की मात्रा क्यों कम हो रही है, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं और ये सारी चीजें आपको इसमें कराई जाएंगी। आपसे शेयर करें कितने लोगों ने यूपीएससी वेरी गुड, जैसे कि हिस्ट्री में जैसे कि सर आपने बताया कि हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन वगैरह आता है जी जी, और जो एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न हिस्ट्री है, इसमें मैंने जब काफी जैसे टॉपर्स के मैंने देखे हैं और उनका पॉइंट ऑफ व्यू देखने के बाद मैंने इसमें कमांड करने के लिए कोशिश की है कि मैं इसमें कौन कौन चीजों पे जा सकती हूँ। तो जैसे मैंने कवर करने के लिए NCERTs पढ़ी हैं, 6, 7, 8 की बेसिक मैंने प्रीलिम्स के लिए तैयारी करने के लिए कोशिश की। किसी भी प्रिपरेशन के लिए सबसे बेसिक पार्ट आपको NCERT प्रिपेयर करनी पड़ेगी, इसको आप मान लीजिए, बहुत अच्छी बात है। और जिसने जैसे 100 बच्चों के बीच में एक बेटी बोल रही कि मैंने पढ़ा है, तो सबसे पहला काम ये है कि आप एक बार यूपीएससी का, प्रीलिम्स का और मेंस का सिलेबस पढ़ें, उस सिलेबस को डिस्कस करें आपस में और उसको पढ़ें। आप देखें बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आपके लिए बड़ी इंटरेस्टफुल होंगी, आपको लगेगा कि इसको पढ़ना चाहिए, ठीक है। और पढ़ाई बहुत इंटरेस्टिंग है, और पढ़ाई के साथ एक चीज है कि जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो शुरू में हो सकता है दिक्कत आए, क्योंकि दवा कड़वी होती है और वही फायदा करती है, आपको पता होगा। तो कड़वी दवा ही फायदा करती है, तो शुरू में दिक्कतें आती हैं, लेकिन जब एक बार आपका पढ़ने का रिदम बन जाता है तो आपको पढ़ने में मजा आने लगता है। तो हमें तो पढ़ाई से आसान कोई काम इसलिए नहीं लगता कि आप आराम से बैठ जाइए एक जगह पर और जम के पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, आपके घर वाले भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है। तो डिस्ट्रैक्ट मत होइए पढ़ाई से। और डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बड़ी प्रॉब्लम जो आप लोग हर लोग अपने साथ लेकर चलते हो वो है आपका एक फोन। तो फोन का यूज करें, मिस यूज ना करें, उसका क्या करें, यूज करें, मिस यूज ना करें। जिनको उसकी हैबिट पड़ी हुई है 24 आवर देखने की, ये बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है, ठीक है। तो सबसे पहले आप उसको पढ़ें, उसका यूज बहुत ज्यादा है, उसका यूज बहुत ज्यादा है, मिसयूज थोड़ा सा है, लेकिन हमारा जो दिमाग है उसकी जो प्रोग्रामिंग है वो कुछ इस तरह से होती है, वो हर इजी चीज को जो है ऑप्ट करता है, ठीक है। कोई भी जो इजी होगी, जैसे आपसे कहा जाए कि आप पढ़ाई करो या सो जाओ, एक ऑप्शन चुनो, तो आप सोने का ऑप्शन चुनेंगे, पढ़ने का नहीं चुनेंगे, ठीक है। आपसे कोई दो प्रोग्राम दिए जाए, एक बहुत आसान हो, एक बहुत टफ हो, और आपसे कहा जाए इसमें एक चीज चुनो, तो आप इजी वाला चुनोगे। ये हमारा माइंड का सेट होता है, माइंड सेट इस तरीके से रहता है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिए। तो हर जगह इजी चीज ऑप्ट नहीं की जाती, कुछ बड़ा पाने के लिए कुछ बड़ा करना भी पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको आगे करते हुए बीच में आपको चीजें बताता चल रहा हूँ, उसको मैं और एक क्लियर कर दूं। आप सब अच्छा पढ़ने के लिए कुछ चीजों को समझें, और पढ़ाई कैसे करनी है उसके लिए सबसे पहली चीज आप इसको समझिए कि एन एवरेज जो लाइफ है हमारे इंडिया में, एन एवरेज लाइफ वो नियर अबाउट 70 ईयर है, ठीक है, 70 साल है। फर्स्ट 20 ईयर जो होते हैं, फर्स्ट 20 ईयर ये जो होते हैं, ये आप डिपेंडेंट होते हैं माँ बाप पर और अपनी बेसिक पढ़ाई पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, ग्रेजुएशन तक आप पढ़ते हैं। देन उसके बाद आप काबिल हो जाते हैं अपने पैरों पर खड़े होने के लिए, और लास्ट जो 20 ईयर होते हैं, यानी आफ्टर 50 का टाइम, वो आप कुछ नया क्रिएट नहीं कर सकते, जो भी चल रहा है उसको बहुत अच्छे से चला सकते हैं,
जो चल रहा है उसको बहुत अच्छे से चला सकते हैं। जॉब है तो जॉब को चला सकते हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसको चला सकते हैं, यानी जो कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू कर सकते हैं। कुछ नया करने के लिए थोड़ा सा ये समय नहीं होता है, ये आप समझ सकते हो। व्यक्ति थोड़ा बुजुर्गियत की तरफ बढ़ने लगता है, यानी जो अगर इस टाइम पीरियड को उसमें से घटा दिया जाएगा तो जो टाइम बचता है वो 30 ईयर बचता है। और ये क्रिएटिव टाइम है। ये कौन सा टाइम है? क्रिएटिव टाइम है। क्रिएटिव टाइम का मतलब जो है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। इसी टाइम में मेहनत करके व्यक्ति बड़े से बड़ी पोस्ट पर जाता है, बड़े से बड़ा आदमी बन जाता है। इसी समय में मेहनत करके व्यक्ति पद्मश्री प्राप्त करता है, पद्म विभूषण प्राप्त करता है। इसी टाइम में काम करके व्यक्ति भारत रत्न प्राप्त करता है। अब आप सबका शुरू हो चुका है। इसका मतलब यह है कि आपके पास समय बर्बाद करने के लिए बिल्कुल नहीं है। एक एक सांस आपको गिनकर मिली है। आप चाहे तो उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी 1 मिनट में आप कितनी सांस लेते हैं? 16 to 15 to 16 टाइम, 15 से 16 बार सांस लेते हैं। तो 1 मिनट में अगर इतना, तो 1 आवर में इंटू 60, 1 आवर में इंटू 60, 1 डे में इंटू 24, 1 ईयर में इंटू 365, समझ रहे हैं कि नहीं? तो 70 ईयर में इंटू 70 कैलकुलेटेड होंगी। कैलकुलेट कर लीजिएगा घर पर जाकर, यानी सांस तक गिनकर मिली हुई। तो हम कैसे टाइम को बर्बाद कर सकते हैं? इसलिए अगर आपने सही यूज कर लिया, सही यूटिलाइजेशन कर लिया टाइम का, तो आप ये मान लीजिए कोई भी चीज आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगी, जो चाहिए वो मिलेगा। और एक दिन अगर आप 5 से 6 घंटे बैठ के मन लगा के पढ़ लें, तो आप इस चीज को गौर करेंगे, इस चीज को आप गौर करेंगे कि जैसे आप मेहनत से 5 घंटे पढ़ेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल एक दिन में बढ़ जाता है। आपको लगता है मेरी दिन तो प्रिपरेशन हो गई, ये तो बड़ा आसान है। तो जब एक दिन पढ़ के इतनी प्रिपरेशन हो सकती है, तो अगर आप 365 दिन पढ़ लेते हैं तो किसी भी एग्जाम को निकाल सकते हैं। यहां पे मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, आप सब बच्चों ने अपना हाई स्कूल का एग्जाम दिया होगा, इंटर का पेपर दिया होगा 10+2 का। तो जब आप एग्जामिनेशन देते हो तो साल भर आपकी पढ़ाई का रिदम क्या होता है, उसको आप मन में सोचो। और जब कोई पेपर सामने होता है, अगले दिन सुबह होना होता है, तो उस समय आपका रिदम क्या होता है। यानी 24 आवर या 2 दिन पहले, 1 दिन पहले कितनी पोटेंशियल के साथ आप उस पेपर की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, किया होगा आप सबने। तो अगर उसी पोटेंशियल के साथ आप यूपीएससी या यूपीपीएससी के लिए 1 साल दे देंगे, तो आप उस जॉब को तुरंत पा लेंगे, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं। लेकिन वही पोजीशन होनी चाहिए, यानी वही पोटेंशियल होनी चाहिए। ठीक है, हम आपके पूरे क्लास में सबसे ज्यादा प्रभावित इंसर से हैं। क्या नाम सर आपका? पंकज कुमार जी, बैठे। पंकज कुमार जी जो किस एज में? 42 ईयर, बैठ जाइए। पंकज कुमार जी जो 42 ईयर की एज में एक जॉब को, सरकारी नौकरी को कंप्लीट करने के बाद दूसरी जॉब के लिए सोच रहे हैं। ये सोच सकते हैं, वैसे जो एज 30 से ऊपर नहीं होती, लेकिन ये इसलिए सोच सकते हैं क्योंकि ये एक्स सर्विसमैन है, ठीक है, तो इनको छूट होती है। तो आप इस उम्र में भी अगर सोच रहे हैं इतनी बड़ी चीज, तो ये बहुत अच्छी बात है, इनके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है इस एज में। तो जब ये इस एज में सोच सकते हैं 42 ईयर में, तो आप सब तो इस समय बिल्कुल न्यू एज में, न्यू कमर है, तो आप तो बिल्कुल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इस चीज को समझिए। तो जमकर मेहनत करिए। एक डायरी बनाइए सभी लोग की डायरी, और डायरी में शाम को ये चीज जरूर लिखिए कि लास्ट 24 आवर में आपने क्या किया। मतलब समझिए, अगर आपने एक डायरी बनाई और उसमें ये जरूर लिखना है शाम को कि लास्ट 20 ईयर में आपने क्या किया, सॉरी माफ करिएगा, लास्ट 20 आवर में आपने क्या किया, एक ये जरूर लिखिए। तो जब आप रोज शाम को ये लिखेंगे कि लास्ट 24 आवर में आपने क्या किया, और अगर आपने कुछ नहीं किया होगा तो अपने को जवाब आप नहीं दे पाएंगे। खुद को कितने दिन आप अपने को जवाब नहीं दे पाएंगे। तो या तो लिखना बंद कर देंगे या सही डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये सारी वो चीजें हैं जिससे आप बहुत इजीली इन सब चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। जो आपका इच्छा है, इच्छा शक्ति के साथ अगर आपने सोचा है कि हम कोई बड़ा एग्जाम निकालें, तो बड़ी आसानी से निकल सकता है। ठीक है, और टाइम टू टाइम आपके यहाँ पर सारे ऑफिसर्स कैरियर काउंसलिंग करते रहेंगे, तो उनको देख के हम लोगों को एनर्जी आती है। जो हमारे ऑफिसर्स होते हैं, क्योंकि वो क्वालिफाई कर चुके हैं, वो उस जगह से गुजर चुके हैं जहां से आप गुजर रहे हैं, तो वो रास्ता शायद ज्यादा अच्छा बता सकते हैं। टीचर आपको सब्जेक्ट में बहुत अच्छा रास्ता बता सकता है, और वो आपको वो बता सकते हैं जो उन्होंने फील किया है। वो फील ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बता सकता जो वहां खुद ना पहुंचा। यानी उस फील को मैं आपको नहीं बता सकता, उस फील को एक ऑफिसर ही आपको बता सकता है।
मैं आपको टीच कर सकता हूं अच्छे से अच्छा नेक्स्ट मैम क्या चीज आगे चल रही थी? जनरल साइंस में 3 पार्ट है, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी और जूलॉजी, बॉटनी, दोनों चीजें। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगा केमिस्ट्री और फिजिक्स से थोड़ा सा कम पूछा जाता है, लेकिन जो बायोलॉजी का पोर्शन है यानी जूलॉजी, बॉटनी का, वहां से बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं और क्वेश्चन किसी भी स्तर तक के आ सकते हैं। मैंने कई बार पेपर पढ़े, उसमें एक बार पूछा गया क्रायोजेनिक इंजन का यूज कहां पर होता है, एक बार पूछा गया बाइनोकुलर विजन कहां पर होता है, किसके अंदर पाया जाता है, और जिसके अंदर पाया जाता है उसको यूज किस जगह पर किया जाता है। तो क्वेश्चन कितना भी इंटरनल हो सकता है, यूपीएससी में कहीं से भी कुछ पूछा जा सकता है। इसलिए कोई भी चीज जो पढ़ेंगे वो बहुत मन से पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि आपको और लॉन्ग टर्म तक वो चीज याद रहे। और यहाँ पे एक चीज और बता दें, आपको कोई चीज रटनी नहीं होती। जब आप किसी चीज को पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए आपने कोई चैप्टर पढ़ा, मान लीजिए आपने बॉटनी के लिए कोई चैप्टर पढ़ा, जूलॉजी के लिए कोई चैप्टर पढ़ा, तो आज आपने उसको बहुत मन से एक चैप्टर को पढ़ा, ठीक, उसके 3 से 4 दिन बाद आपने दोबारा उस चैप्टर को पढ़ा, ठीक है, उसके बाद हफ्ते 10 दिन बाद फिर पढ़ा। तो जब आप कई बार इस तरीके से पढ़ेंगे कई बार, तो अपने आप वो चीज आपको क्लियर हो जाएगी, और जब एग्जामिनेशन में कोई चीज आपके पास आएगी उस तरह की, तो वो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करेगी कि वहां से ये चीज पूछी गई थी, हमने पढ़ी थी, इसका आंसर ये था। तो रटने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आपकी प्रिपेयर होती चली जाएगी, आप इसको ये मान लीजिए, ठीक है। तो ये है पूरा फंडामेंटल सिस्टम इसका। देन आगे कुछ बचता है, सॉइल से क्वेश्चंस आएंगे। तो सॉइल से, मिट्टी से रिलेटेड थोड़े बहुत क्वेश्चन आते हैं, कहां पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, पूरे भारत में बहुत विविधता है, कहीं पर कैसी कहीं पर कैसी, बहुत छोटा सा चैप्टर है, वो आपको जो व्यक्ति पढ़ाएगा वो पूरा क्लियर कराएगा। देन अब आ जाते हैं हम लोग सीसेट, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट में। सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, सीसेट में जो है क्या क्या पूछा जाता है इसको समझ लीजिए, ठीक है बेटा। आप थोड़ा सा बाहर से आवाज आ रही है, जाके जो है इन लोगों के यहां से हटा दें, ठीक है। तो जो सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट है उसको थोड़ा सा समझ लीजिए। सीसेट में हिंदी आती है, हिंदी नहीं आती, उसको मैं लास्ट में बताता हूं। सबसे पहले इंग्लिश आती है, ठीक। सेकंड जो चीज आती है वो मैथ्स है। यहां पर मैथ्स में अर्थमेटिक्स आती है। क्या आती है? अर्थमेटिक्स, यानी टिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, कैलकुलस, कोऑर्डिनेट, ये चीजें नहीं पूछी जाती हैं, ठीक है। यानी इंग्लिश आएगी, मैथ्स आएगी और रीजनिंग आएगी, ठीक है। प्लस यहां पर क्या आएगा, इसके बाद जो चीज आएगी वो आपकी 8वीं अनुसूची 8th शेड्यूल में जो भाषाएं हैं 22 भाषाएं, उनमें से आप कोई भी पेपर दे सकते हैं, यानी कोई भी एग्जाम आप दे सकते हैं, ये है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर हम लोग चूंकि कहां पर बैठे हुए हैं, हिंदी बेल्ट पे बैठे हुए हैं, तो हम लोग यहाँ पर कौन सा एग्जाम ऑप्ट करेंगे, यहाँ पर हिंदी को करेंगे। और यही चीज आपकी कहां पर आएगी, समझिए, यही आपकी मेंस में भी होती है। आप ध्यान रखिए, सी सेट जो होगा, इसके जो आपके नंबर होंगे वो आपके मेंस में नहीं जुड़ेंगे, और इसको पास करने के लिए 33% नंबर चाहिए होते हैं। दिस इज द की ऑफ यूपीएससी, ये यूपीएससी की की है। क्या है? यूपीएससी की है, ये ध्यान रखिए। इसको पास करना होता है और इसको 33% नंबर ही जरूरी होते हैं, इसको समझने की कोशिश करिएगा। तो ये है बेसिक चीज, ठीक है, ये आपकी बेसिक चीज है। और यहां पर अब हम एक एक करके क्लियर करते हैं। इंग्लिश में पूरी इंग्लिश ग्रामर आएगी, मैथ्स में पूरी अर्थमेटिक्स आएगी, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन, स्टीमर एंड बोट्स, वर्क एंड टाइम, स्पीड एंड टाइम, एवरेज, एज, एलिगेशन, नंबर सिस्टम, सर्ड, ये सारा आपसे पूछा जाएगा। इसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है? आप सब लोग बाहर जाइए। ये कोचिंग जो आज चलाई जा रही है, ये कोचिंग उन लोगों के लिए है जो आईएएस और पीसीएस का एग्जाम देना चाहते हैं। एक मिनट बेटा, जो आदेश हैं और जो ऊपर से गाइडेंस अपेयरिंग वाले दे सकते हैं, आईएएस दे सकते हैं, लास्ट ईयर वाले, लास्ट ईयर जो 3rd ईयर अपेयरिंग वाले होते हैं। चलिए इस पर अभी डिसाइड करा लेंगे, प्रिंसिपल से बात करेंगे। ठीक। और 3rd ईयर के अलावा कौन कौन लोग हैं? जो 2nd ईयर और 1st ईयर के लोग को हाथ खड़ा करते हैं ऊपर,
अब फर्स्ट ईयर वाले क्या करेंगे? आप लोग आ जाइए। और सेकेंड ईयर वाले? कितने लोग इसमें ऐसे हैं जिन्होंने पीओ के लिए, बैंकिंग के लिए, एसएससी के लिए करना चाह रहे थे लेकिन गलती से इसमें आ गए हैं? आप जाइए, इसको डिस्कनेक्ट कर दो।